औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल और हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, लगता है कि आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर इक़्तिदार का खेल दोबारा शुरू हो गया है। आज़ाद कश्मीर के सियासी हलकों में अदम एतमाद की बाज़गाश सुनाई दे रही थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ख़ुद अपनी ज़बान से गुज़िश्ता रोज़ एक निजी TV चैनल को से बात करते हुए क्या कहा, हम उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। सर, अदम एतमाद जो है वो तो जमहूरियत का हुस्न है। मैंने तो असम्बली में मुतअद्दिद मरतबा कहा कि मैं वो वाहिद सियासी कारकुन हूँ जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख दायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतने जमहूरी रवैयों पर मैं यकीन रखता हूँ कि 27 मेंबरान ने असम्बली को बिठा के चाय पिलाएं, उसके बाद मुझे मुतला करें और मुझसे मुस्ताफ़ी होने का मैं ऐलान करूंगा और घर जाऊंगा। इक़्तिदार से चिमटना मेरी ख्वाहिश नहीं थी, स्टेटस को तोड़ना मेरी ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ऊपर तोड़ दिया, जिसकी रियासत के अवाम गवाह हैं। जी हाशमी साहब बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि अगर 27 मेंबरान इकट्ठे चाहे कि मेज़ पे इकट्ठे होकर मुझे मुतला कर दें, मैं जमहूरी रवैयों का हामिल शख्स हूँ, मैं ख़ुद घर चला जाऊँगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद की तारीख में, आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ारत-ए-उज़्मा का एक क्लब है। मैं वो सियासी कारकुन हूँ जो पहली बार इस क्लब को तोड़ के वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब पर पहुँचा हूँ। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। ये बड़ा अहमियत का हामिल मामला है कि आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार का खेल जो है वो वक्तन फ़क्तन जारी रहता है, लेकिन एक दफ़ा फिर ये इसमें दरमियान में वक्फे आते हैं, फिर काम शुरू होता है, फिर खामोशी होती है। तो एक दफ़ा फिर ये तवील खामोशी के बाद जो है ना ये खेल दोबारा शुरू हुआ है। चौधरी अनवारुल हक साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, इन्होंने जो मेंबरान असम्बली है और जो सियासी जमातें इनके साथ हुकूमत में शामिल है, उन्हें कभी अहमियत नहीं दी। वो क्यों? इसलिए कि वो मेंबरान असम्बली, किसी सिंगल मेंबर असम्बली से उन्होंने वोट नहीं मांगा था वज़ीर-ए-आज़म के लिए। इनको जो लाए थे उनके हुक्म पर लोगों ने वोट दिए थे, और अब तब्दीली ये हुई है कि जिन कंधों पर ये सवार होकर आए थे वो कंधे अब बाकी नहीं रहे, और पॉलिसी में भी बड़ी हद तक तब्दीली आ गई है। 16 माह का जो इक़्तिदार है चौधरी अनवारुल हक साहब का, इसके हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तफसील भी बयान की है। अब बाकी बातों को छोड़कर अगर हम ये गौर करें इस बात पर कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को निजी TV पर जाकर चंद मिनट के लिए ये बात करने की, ये वजाहत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि 27 मेंबरान अगर इकट्ठे होकर बैठे और मुझे कहें कि आपके खिलाफ एतमाद हासिल नहीं तो वो चले जाएंगे। जमहूरी, अगर वो इतने ही जमहूरियत पसंद है, इतनी ही जमहूरी है, तो पहले खुद एतमाद का वोट ले लें, या ये 27 बंदे इकट्ठे करके साबित कर दें कि भाई ये 27 मेरे साथ हैं। आज दिन तक ये 27 बंदे किसी भी जगह इकट्ठे नहीं कर सके, किसी भी इजलास में, ना पार्लिमानी पार्टी में ना किसी और इजलास में। पार्लिमानी पार्टी का कई दफ़ा इजलास हुआ जिसमें 20-22 बंदे होते हैं, हर दफ़ा 20-22 बंदे होते हैं। अब ये सूरत है कि जब से आज़ाद कश्मीर में कुछ अदारों में तब्दीलियाँ हुई हैं, उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म जो मुज़फ़्फ़राबाद बिल्कुल नहीं आता था, आने के लिए तैयार नहीं था, जो पूरा दिन सोता था, रात को जागता था, जाकर रात को दफ्तर खोलता था, वो अब मुज़फ़्फ़राबाद से बाहर ही नहीं निकल रहा है। और अब वो सोने तो दूर की बात है, वो किसी एक जगह बैठ भी नहीं रहा। एक दौड़ लगी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो कल परसों रात को इस्लामाबाद गए, कल वो इस्लामाबाद में थे, आज वो फिर रात को वापस आ गए, और सुबह ये नीलम चले गए हैं, और शाम को फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये जो उनकी आनियाँ जानियाँ हैं और ये जो उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, ये बहुत सारे मामला की अक्कासी करती हैं। चलें ये बताइएगा हाशमी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा है कि उन्हें इक़्तिदार से चिपटने का कोई शौक़ नहीं है, उनका जो मकसद था वो स्टेटस को तोड़ना था। उनका ये कहना है कि 90% जो है वो स्टेटस को वो तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। जिस दिन उनके खिलाफ कोई इस तरह की मूव हुई वो आज खुद घर चले जाएंगे। क्या वो स्टेटस को तो तोड़ने में कामयाब हुए हैं? कौन सा स्टेटस को? कहाँ स्टेटस को टूटा है? वही मेंबरान असम्बली है। वो कहते हैं कि मैंने माफियाज को चैलेंज किया है, माफियाज का जो रोल है वो ख़त्म किया है। तो वो बजाते खुद जो है ना, वो बजाते खुद भी एक माफिया है। वो किसी जगह कब्जा माफिया है, किसी जगह लैंड माफिया है, और वो कभी भी नजरियाती सियासत के अलमरदार नहीं रहे। हमेशा उन्होंने धड़ेबंदी की सियासत की, ग्रोहबंदी की सियासत की, तकसीम की सियासत की, ब्लैकमेलिंग की सियासत की। उन्हें वो सियासी नजरियात पर और सियासी जमात पर यकीन ही नहीं रखते। अब वो जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि वो जमहूरियत पसंद है, अगर इतनी गैरतमंद हैं तो इस्तीफ़ा दे दें,
अच्छा ये बताइएगा हाशमी साहब, आप कहते हैं कि अदम एतमाद की बाज़गाह सुनाई दे रही है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कैसे मुमकिन होगा कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी इंतशार मौजूद है, 4 उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के हैं, मुस्लिम लीग नून की जो हाई कमान है वो आज़ाद कश्मीर में जमात के अंदर कोई अदम चस्पी का मुसलसल मुजाहरा कर रही है, वहाँ पर भी कोई इस तरह की सूरत नज़र नहीं आ रही। 2 रोज़ कबल जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने अतराफ़ पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के मनहरफ अरकान के भी वज़रा बिठा के उन्होंने इंप्रेशन दिया है कि ये लोग उनके साथ हैं, तो फिर अदम एतमाद कहाँ से आएगी? अदम एतमाद जो है ना वो 27 बंदे अपने साथ बिठाने से नहीं होती है। अदम एतमाद का एक फोरम है, कानून साज असम्बली के अंदर अदम एतमाद पेश की जाती है, एक प्रोसीजर के तहत, एक तरीक़ाकार है। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब को इतनी ख्वाहिश है अदम एतमाद की तो वो तो पूरी होने वाली है मेरे ख्याल में। उसके लिए जो बंदे, जितनी तादाद दरकार थी उससे ज़्यादा बंदे इकट्ठे हो चुके हैं। और उसके बाद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए वो भी अब उनके साथ नहीं रहे, जो कि इंतहाई काबिल एतमाद थे। अब मसला ये आप बयान कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ है, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। 8 मेंबर असम्बली जो है कानून साज असम्बली का, वो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं। अब 53 मेंबरान असम्बली में से किसी एक ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, और उसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है जिसको 27 मेंबरान असम्बली की हमायत हासिल होगी कम अज़ कम। तो अनवारुल हक साहब इसी बात को बुनियाद पर आकर कहते हैं जी कि जिसको 27, मेरे अलावा जिसको 27 मेंबरान की हमायत हासिल है वो सामने आए। अब वो एक तो ये देखना चाहते हैं ये बात करके कि कौन कौन जो है मेरी सफ़ू में मुनाफिकीन की शक्ल में मौजूद है, मेरे दाएं बाएं जो है जो बैठे हुए मेरे साथ हैं या नहीं हैं, या वो लोग जिनको इन्होंने नवाजा है। अब जिस ये स्टेटस को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप किसी शोबे में बता दें बेहतरी आई हो, हुकूमत के मामलात में, निज़ाम हुकूमत के मामलात में, इंतज़ामी सतह पर तामीर और तरक्की, सरकारी अदारों के अंदर किसी कौन सी इस्लाहत हैं, कहाँ इस्लाहत हैं? आपको बताया ना, किसी आम आदमी को कोई इंसाफ मिला हो, कोई फ़ायदा मिला हो, कोई किसी को कोई रिलीफ मिला हो, ये सब ज़ुबानी बातें, दावे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप उसको, उसके जब कंटेंट है, उसका जो मवाद जो उन्होंने गुफ्तगू किया, वो उनकी एक किस्म की आखिरी गुफ्तगू लग रही थी कि मैंने इस 16 माह के अरसे में ये कारनामे सर अंजाम दिए। उसमें उन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया है वो उन मनसूबों पर फोकस किया जी कि ये डेड प्रोजेक्ट थे, 3 मनसूबे, जागराम फेज़ 2 पर काम जारी है काफ़ी अर्सा से, वो तो मुकम्मल हो चुका है, 10% काम उस पर बाकी है। उसमें उसके शुरू करने में और उसको मुकम्मल करने में इनका क्या रोल है? ये कितनी दफ़ा गए जागराम उस प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए? इसी तरह जो रिठू और यहाँ बोल रहा है वो बंगला रेजिंग प्रोजेक्ट का एक जुज़ है जो काफ़ी अर्सा से टेक्निकल बुनियादों पर वो ज़ेर इल्तवा था, क्योंकि वो जो डिज़ाइन उसका बनाया गया था वो काबिल अमल नहीं रहा था, और फिर कोई कंपनी इसको मुकम्मल करने के लिए तैयार रही थी। लेकिन इसमें जो असल वजह थी, इसमें ताख़ीर की वजह, वो बुनियादी तौर पर यानी ये प्रोजेक्ट कुछ लोगों के लिए, महकमा जो मंगला रेजिंग प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, अदारा बनाया गया था उनके लिए, और जो PPH का महकमा है उनके लिए ये कमाई का ज़रिया बन गया था, और वो नहीं चाहते थे कि यह मुकम्मल हो, इसलिए ये इसमें ताख़ीर हुई। और जो तीसरा आउटरीच स्कूल चिल्ड्रन प्रोजेक्ट है, उसमें अनवर साहब का क्या किरदार है? ये रत्ती बराबरी का किरदार बता दें। वो तो बहुत बड़ा स्कैंडल इसमें है, इसके पसे पर्दा बहुत सारे मामला हैं इसमें। अगर इनको इस प्रोजेक्ट से दिलचस्पी थी तो वो तहकीकात करवाते कि ये प्रोजेक्ट जो है आज़ाद कश्मीर में इतना अर्सा ज़ेर इल्तवा क्यों रहा। एक मखसूस कंपनी को, एक मखसूस NGO को टेंडर ठेका दिलवाने के लिए कितने लंबा खेल खेला गया, किस ने किस में कमीशन वसूल किया, कितना कमीशन वसूल किया, तो वो तहकीकात तो ये करवा नहीं सके। और ये प्रोजेक्ट जो है वो किसी और तरफ से आया है, इसके पीछे कोई और लोग हैं, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल बनेगा आइंदा भी, ये लॉन्च होने से पहले, जिसमें करोड़ों रुपए का कमीशन वसूल किया गया। मुझे तो जिसको इम्प्लीमेंट करने पर जो है ना वो क्या होगा इसमें? आज मुझे 2 बातों का जवाब दीजिएगा। एक तो ये बताइएगा, क्या मुस्लिम लीग की हाई कमान आज़ाद कश्मीर में किसी तब्दीली की ख्वाह है? एक बात। दूसरा, इस बात से आप किस तरह इनकार कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सरकारी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का नफाज किया गया है? पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन भी जो है वो तंग आए हुए हैं। आप जब भी जाते थे सरकारी दफातर में, दफातर खाली मिलते थे, लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम के बाद अब आप दफातर में जाएँ, अफसरान भी मौजूद होते हैं, सरकारी मुलाजमीन मौजूद होते हैं। ये इनिशिएटिव नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप जो बात जो कह रहे हैं ना कि ये पहली दफ़ा हुआ है, कुछ भी पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप चूँकि आपकी यादाश्त अगर मजबूत है, अगर थोड़ा सा उस पर जोर दें तो आपको पता चलेगा कि महकमा तालीम जो है सबसे बड़ा महकमा है, वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो फारूक कादिर साहब के दौरे हुकूमत में
नाफज हो गया था, अमल दरामद भी शुरू हो गया था। अब इस दौर में सिर्फ इतना हुआ है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर जाए ना, आपको पता चलेगा कि लोगों ने कितने पैसे कमाए हैं बायोमेट्रिक मशीनों की तनसीब में। अभी तक ये करप्शन इसमें जारी है। कुछ शोबों में बेहतरी इस लिहाज से आई है कि लोग जो है ना पहले दफ्तर जाते ही नहीं थे, अब उनको जाकर अंगूठा लगाना पड़ता है, अंगूठा लगाकर फिर गायब हो जाते हैं। पब्लिक को इसका क्या रिलीफ मिला है? जो हुकूमत के दावे हैं वो दावे उनकी जो अमल की हकीकत से बहुत दूर है। हम असल में जो बात कर रहे हैं कि तब्दीली कैसे मुमकिन है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है, यह मामला मुस्लिम लीग नून की क़यादत का नहीं है, यह मामला मेंबरान असम्बली का है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो 53 मेंबरान हैं, ये फैसला उन्होंने करना है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ना भी चाहे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ना भी चाहे, तो आज़ाद कश्मीर के जो मेंबरान असम्बली है उनको ये हक़ और अख्तियार हासिल है कि वो अपने में से किसी ऐसे बंदे का इंतखाब करें जो सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता हो, जो दूसरों पर एतमाद रखता हो, जो कुछ डिलीवर करने की सलाहियत रखता हो। ये हुकूमत जो इस वक्त चल रही है अनवार उल हक साहब की, इन्होंने किस शोबे में डिलीवर किया? ये इन्होंने 3 बड़े दावे किए थे कि मैं गुड गवर्नेंस कायम करूँगा, मेरिट नाफज करूँगा और इस्लाहात करूँगा। गुड गवर्नेंस क्या है कि ये आपको नज़र आई है? गुड गवर्नेंस पूरे आज़ाद कश्मीर में खिलाफ मेरिट लोग तैनात हैं। कमिश्नर देखें वो खिलाफ मेरिट हैं, डीसी देखें वो सिफारिशों पर लगे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर देखें वो भी सियासी लोगों के आशीर्वाद से लगे हुए हैं। ये गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस की तारीफ ये है कि अख्तियारात निचली सतह पर अख्तियारात की तकसीम की जाए। ये एक ऐसी गुड गवर्नेंस जिसमें सारे अख्तियारात जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी ज़ात में मुंतकिल कर दिए हैं, और वज़ीर जो हैं वो किसी का ना तबादला कर सकते हैं ना ही कोई तकर्री कर सकते हैं। 16 माह के दौरान एक बंदा भर्ती नहीं हुआ, हज़ारों असामियाँ खाली हुई हैं और खाली असामियाँ पड़ी हुई हैं। जो मुलाजमी इस वक्त जो कंट्रैक्ट डाक मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। ये गवर्नेंस है। अब सियासी खेल जो इस वक्त जारी है उसके आगे बढ़ने के जो इम्कानात है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करके इजाज़त चाहूँगा। मसला ये है कि इस्लामाबाद में इस हवाले से एक्टिविटी तकरीबन नतीजा खेज हो चुकी है। जो ये आपका दावा है? जी, मेरी इतलात हैं। वहाँ जो है ना वो पीपल्स पार्टी के अंदर जो आप बात कर रहे हैं कि 4 उम्मीदवार हैं, वहाँ 4 उम्मीदवार बाकी नहीं रहे, सिर्फ एक उम्मीदवार है। इस पर सबने इतफाक कर लिया है और उस उम्मीदवार की जो है ना वो उसका नाम लेना पसंद करेंगे आप? जी, सरदार याकूब साहब पर इतफाक हुआ है मेरी इतला के मुताबिक, और वो इस वक्त जो है ना वो कराची में मौजूद है। चौधरी रियाज साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो आज़ाद कश्मीर के मामलात को देखते हैं, उनके साथ वो कराची पहुँच चुके हैं और उनकी क़यादत के साथ वहाँ मुलाकात होनी है और अगले मामलात तय होने हैं। ये एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि एक ग्रुप जो है ना वो 10 मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल जो है वो वजूद में आ चुका है, और इस ग्रुप की कल एक हल्की सी मीटिंग भी हो चुकी है। उससे पहले इनकी बड़ी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कल इन मेंबरान का तलक इन जमातों से ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो मुनर्रफ अरकान है उनसे उस ग्रुप से इनका तल्लक है। 10 मेंबरान असम्बली हैं। ये 10 मेंबरान असम्बली चूँकि ज़रूरत इस वक्त सिर्फ 10 की है, वो ज़रूरतों से 6-7 की है, लेकिन 10 मेंबरान असम्बली जो है वो तैयार हैं वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला करती है? मुस्लिम लीग नून क्या हुकूमत का हिस्सा रहेगी या नहीं, नई हुकूमत का हिस्सा बनेगी या नहीं? अगर हुकूमत का हिस्सा बनती है मुस्लिम लीग नून तो फिर ये 10 मेंबरान असम्बली काफ़ी हैं। अगर मुस्लिम लीग नून हिस्सा नहीं बनती तो फिर इसमें ये 10 मेंबरान असम्बली का ग्रुप है, ये फिर 16-17 पर चला जाएगा। ये लोग मौजूद हैं, राब्ते में हैं। ये अगला कदम जो है ना उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून वगैरह जो है ये अपना फैसला करे। और मेरी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक आइंदा चंद हफ्तों में चंद हफ्ते हैं मैं दिल्ली के हवाले से जी चंद हफ्तों में मौजूदा हुकूमत जो है ये बाकी नहीं रहेगी। अनवार उल हक साहब की क़यादत में अनवार सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और उल्टी गिनती का मतलब ये है कि अब किसी भी वक्त आपको खबर मिल जाएगी कि वो इस्तीफ़ा दे गए हैं या उन्होंने उनके खिलाफ अदालत की तारीख पेश हो चुकी है। चूँकि जो मेंबरान असम्बली की अक्सरियत है उनके साथ नहीं रही है, वो ऐवान का एतमाद खो चुके हैं और उनके पास मौका है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। अभी है। अच्छा, आगे चलते ये बताइएगा हाशिम साहब, यौम दफ़ा और यौम ख़त्म नबूवत का जो दिन है वो सरकारी तौर पे मनाए जा रहे हैं। ये दिन सरकारी तौर पे मनाने के जो बुनियादी तकाज़े हैं वो क्या हैं? देखिए, यौम दफ़ा तो 6 सितंबर 1965 की जंग जो थी, उस जंग के हवाले से जो मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान और कौम ने मिलकर जो दिफा किया था पाकिस्तान का, उसकी याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। ये यौम दफ़ा जो है ना ये बुनियादी तौर पर पूरी कौम को एक नुक्ते पर इकट्ठा करने का बायस बना था। ठीक है। तो ये हर साल इसी जोश जज्बे इसी ऐड के साथ मनाया जाता है जी कि दिफा के मामले पर पूरी कौम
यकजा है। इकट्ठी है किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में पूरी है। कौम बिला तखसीस ठीक। बिला झिझक अलगाई किसी सुबाई या किसी तस्सुस से किसी बालातर होके। मतलब सियासी मफादात से बालातर होकर ये इस मामले पर इकट्ठे ठीक हैं। है। ये हर साल दिन मनाने का मतलब यही होता है और इस पर कौम मुत्तफिक है। ठीक है। दूसरा मामला जो यूम खतब नबूवत का है, ये चूँकि मुल्क में इसके हवाले से जो है ना ये इंतशार रहा है, तो ये अच्छा फैसला है। वफाकी हुकूमत भी जो है ना वो यूम खतब नबूवत सरकारी तौर पर मना रही है और ये आज इसका एहतमाम हो रहा है। यूम खतब नबूवत भी मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यकजहती का बायस बन सकती है, चूँकि मिल्लत इस्लामिया जो है ना वो इस नुकते पर मुत्तफिक है। ये अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का। ये हुकूमत को छोड़ें, ये मुसलमानों का मामला है, मिल्लत इस्लामिया का मामला है। हुकूमत जो है ना वो अगर चाहती तो बहुत पहले कर सकती थी कि हर मामले का मैं आप हुकूमत ले आते हैं। ये मामला जो है ना ये मिल्लत से तल्लुक़ रखते हैं और मिल्लत इस्लामिया इस नुकते पर मुत्तफिक है कि खतब नबूवत का जो इशू है वो अब इस पर समाजी तौर पे तो नहीं बनाया जा रहा, सरकारी तौर पे मनाने का ऐलान किया है। ज़ाहिर है हुकूमत नहीं किया ना, सरकार शामिल हुई है इसमें। ठीक है। अगर सरकार बनाने जो चाहती तो वही सरकारी तौर पर असम्बली का इजलास बुलाती। सरकार को दिलचस्पी होती तो कोई और फोरम जो है उसको वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब खिताब फरमाते हुए खतब नबूवत के मामले पर ये उलमा कराम के हवाले कर दिया गया है मामला। इशू ही उन्हीं का है कि वही कौम की रहनुमाई करते हैं दीनी तौर पर। अब सियासी लोग जो है ना वो दीनी तौर पर रहनुमाई नहीं कर सकते। आज के दिन जो है ना वो खतब नबूवत के हवाले से जो है ना इस ऐद की तजदीद की जाती है कि हमारा ईमान सिर्फ उसी सूरत मुकम्मल होगा जब हम खतब नबूवत पर अपना जो यकीन कामिल है उस ऐद की तजदीद करें कि वो इंसान मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकता जो खातम नबीयीन पर यकीन नहीं रखता, ईमान नहीं रखता। ये हमारे ईमान का हिस्सा बन चुका है और ये जो दिन मनाने का बुनियादी मकसद है ये यही है जी कि हर साल जो है ना वो यूम खतब नबूवत मनाकर ये साबित किया जाए कि जो मुसलमान हैं वो खतम नबूवत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। अब बहुत शुक्रिया जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के हवाले से अदम एतमाद की जो बात गश्त चल रही है उस पर तफसील के साथ बात की। यूम दफ़ा यूम खतब नबूवत सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है, हमने उस पर बात की। नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत नए सवालात के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।